बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जो है हम आरोह का पाठ 2 आलोक धनवा का पढ़ रहे हैं। आलोक धनवा जो है इस पाठ के लेखक है और पाठ का नाम जो है पतंग है ना। तो ये पाठ जो है काव्य खंड का है, जो आपकी किताब का दूसरा पाठ है आरोह का, और इसमें जो है हम कविता की व्याख्या देखेंगे। उससे पहले जो है हम आज जो है आलोक धनवा का जो है जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि जो है इन कवि का जीवन परिचय आपको परीक्षा में लिखने को आएगा, जिसके 4 अंक होंगे। इसलिए जो है हमें कवि परिचय भी ध्यान से पढ़ना है। तो हम आलोक धनवा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो आलोक धनवा है इनका जन्म जो है 1948 ईस्वी में हुआ था, और मुंगेर जगह का नाम है, और बिहार के अंदर है ये जगह, वहाँ पर हुआ था। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उसमें देखिए हम चर्चा करें। तो पहली कविता जो थी जनता का आदमी नाम से है। इनकी जो पहली जो कविता इन्होंने लिखी उस कविता का नाम है जनता का आदमी, 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है। अब देखिए जो है इनकी अन्य रचनाएं जो है हमने देखी कि जो है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है एकमात्र जो है इनका संग्रह है। दुनिया रोज बनती, ये जो है कविता नहीं है, ये जो है कई सारी चीज़ों का संग्रह है। पाठ जैसा होता है वैसा है। इनको जो है इनकी रचनाओं के लिए प्रमुख जो सम्मान मिले, उन सम्मानों में देखिए क्या कौन कौन से सम्मान है। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। तो ये जो है इनके सम्मान आपको याद रखने हैं। अब इन्होंने देखिए कि जो है 2 पंक्तियाँ लिखी है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। और अब एक कविता की पंक्ति लिख रही, गहराई वाली बात है कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, यानी कि जिसमें समाहित होकर नदियाँ एकजुट हो जाती है वहाँ पर मेरा क्या है ना। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर, और वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता लेकिन मेरे को भी क्या एक दिन वहाँ पर जाना है। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। अब देखिए जो है उनकी कविताएं बहुत ही कम लिखी गई है, लेकिन जो लिखी है उन्होंने उससे उन्होंने क्या सम्मान प्राप्त कर लिया, लोगों में जो है अपनी एक पहचान बना ली है। 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों की ज़बानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं है। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो आलोचक है उनको तो ये मानना है, क्योंकि कोई हम अच्छा काम करते तो हमारे आलोचक भी होते हैं जो हमारी बुराई करते हैं ना, हमारी कमियां बताते। तो उन आलोचकों का ये मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। और आलोक धनवा ने जो है बहुत सारा नहीं लिखा, बहुत कम लिखा, अच्छा लिखा, जिसमें क्या है कोई कमियां नहीं थी। आलोचक भी अब तक जो है उसमें कोई कमियां नहीं निकाल पाए। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। अब देखिए उनका एकमात्र काव्य संग्रह था दुनिया रोज बनती है। ये इनका काव्य संग्रह था जो 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। और जो आलोक धनवा है ना, वो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्या है 1998 के बाद जो है प्रसिद्ध रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया, और जो जमशेदपुर है ये भी बिहार के आसपास है ना, झारखंड और बिहार के आसपास। तो वहाँ पर भी जो है इन्होंने क्या किया, अध्ययन मंडलियों का जो है संचालन किया, और रंगकर्म तथा साहित्य पर कोई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। और अब ऐसा कहते हैं कि जो है इन्होंने आगे जो है अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है ना, रंग कर्म तथा साहित्य पर
कई राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्या के रूप में क्या की भागीदारी की। यानी कि जो है जो गेस्ट हम कहते हैं ना, हमने गेस्ट बुला, तो गेस्ट के रूप में भी जो है कई कार्यक्रमों में जो है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने जाते थे। अब जो है हमारा पाठ है उसका नाम है काव्य खंड है, जिसमें हमें व्याख्या पढ़नी है। तो आज तो सिर्फ मैं आलोक धनवा के बारे में ही पढ़ाने वाली हूँ आपको। उसके बाद जो है कविता को एक बार हम रीड इसलिए कर लेंगे, पढ़ लेंगे ताकि जो है हमें रुचिकर हो जाए, हमें थोड़ा सा उसकी व्याख्या पे जो है पढ़ने में जो है आसानी रहेगी। देखिए आरोह जो है इस पाठ से जो है ये कविता है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। अब देखिए ये कविता जो है ये आलोक जो धनवा है उनकी जो संग्रह वाली दुनिया रोज खोती ये वाली जो है ना, दुनिया रोज बनती है, इस संग्रह से जो है इन्होंने ये जो पतंग जो है ली है, कविता ली है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में संकलित शामिल किया है। ये कविता बहुत बड़ी है लेकिन इसका जो तीसरा पैराग्राफ वो हमारे को पढ़ने को दिया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंग को सुंदर चित्रण किया गया। और जो ये कविता है पतंग, आपको पता है पतंग से बहुत मज़ा आता है, उस पतंग का ये जो है जीवन से क्या संबंध है और किस प्रकार जो है हम बाल मन जो है खुश हो जाता है पतंग को देखकर, उसके बारे में जो है इस पाठ्य पुस्तक की जो पतंग कहानी है, ये कविता है, उसके अंदर जो है उसके उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। अब देखिए जो पतंग है ना, वो क्या है, उमंगों का सुंदर चित्रण है, क्योंकि जो ये पतंग जितनी ऊंची उड़ान भरती है हमारा मन उतना प्रफुल्लित होता है कि भाई हमारी पतंग सबसे ऊपर उड़ रही है, तो हम क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं उस स्थिति में। एवं जो है प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का भी इसमें प्रयोग किया, यानी कि जो परछाई होगा, बिंब किसे कहते हैं, परछाई को, है ना। तो कई सारे जो है हमारे जो है बिंबों का यहाँ पर प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। और ये जो कह रहे हैं पतंग जो है बच्चों की उमंगों को क्या है, रंग बिरंगा जो है एक सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। और जो ये पतंग क्या है, ऊंचाइयों की जो है ऊंचाइयों की वे हद है जिसे क्या करना चाहता है, बाल मन छूना चाहता है और उसके पार क्या करना चाहता है, जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है। और अब देखिए जो है ये कविता जो है पतंग उड़ते उड़ते कहाँ ले जा रही है, शरद ऋतु के अंदर, है ना, जहाँ पर थोड़ी ठंड सी महसूस होने लगती है ना, एक अलग ही जो है मौसम होता है। तो वहाँ पर जो है हमारे को ये कविता खींच के ले जाने लगती है और एक चमकीला सा इशारा करती है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से घिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो घिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। और अब देखिए जो है पतंग उड़ाते उड़ाते आपको पता है छतों पे चढ़ते हैं बच्चे, कभी घिर भी जाते हैं, कभी सर कट जाता है, कभी गर्दन कट जाती है, कभी हाथ कट जाते हैं, पर वो घिर के क्या करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि घिरने और खिलने का भी डर है उनके मन में पतंग उड़ाते समय, लेकिन फिर से उठ कर क्या है, जीत की भी खुशी है, विजय पाने की भी उनके अंदर खुशी रहती है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद की शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या आप भी उनके साथ हैं। और यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हर दिन क्या करते हैं, नई नई पतंगे उड़ाते हैं और ऊंचा उड़ने के लिए हौसला लेकर क्या करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अंधेरे से लेकर फिर से सुबह के इंतजार के अंदर जो है हर दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और कवि ये पूछ रहा है क्या आप भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भैया आप भी पतंग उड़ाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कवि इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस कविता को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसकी व्याख्या है वो हम अगली कक्षा के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या जो है हमारे परीक्षा में आएंगी, तो इसलिए जो है हम व्याख्या को जो है आराम से पढ़ेंगे, गलती ना हो इसलिए। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए,
अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं दाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर पर संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में, है ना। देखिए यहाँ पर चित्र दिया, कितना सुंदर सा पतंग उड़ाते हैं बच्चों, और वो कहाँ खड़ा है, दीवार पे खड़ा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी नीचे भी गिर जाएगा और गिर भी जाता है। और एक तरफ जो है आसमान में उड़ती हुई पतंग भी नजर आ रही है, तो उल्लास भी, उसके दोस्त भी बैठे हैं ना। तो आप सभी को पता है कि पतंग जब उड़ाते हैं तो कैसा जो है माहौल हो जाता है, किस प्रकार जो है आप खुशी से जो है नाचने झूमने लगते हैं। जब पतंग किसी की कट जाती है या हम किसी को काटते हैं तब हम खुशी से झूमने लगते हैं। तो यहाँ पर हम पतंग के बारे में और शरद ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इसके बारे में।